नमस्कार दोस्तों। तो आज के कंठ फिल्म में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आपको 1000 जो हमारी फैमिली हुई है छोटी सी, इतने कम समय में आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया है इस चैनल को। तो इस प्यार और सपोर्ट को इसी तरह आप बरकरार रखिएगा, और इससे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं इस प्यार और सपोर्ट को यूं बरकरार रख पाऊं, इसके लिए मैं कैपेबल हो पाऊं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा पाऊं। और इस प्यार को आगे यूं ही बरकरार रखिएगा। और सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस छोटी सी फैमिली के लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम आज के कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज का पहला टॉपिक ये है कि प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। जो दो मुद्दों से संबंधित दो बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो दोनों को हम एक साथ कर डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि एक व्यक्ति पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है जिसमें राज्यसभा है, उसमें क्या किया है, प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको नेशनल जुडिशियल कमीशन के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रावधान है। दूसरा यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। दो प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर जो एक कॉलेजियम सिस्टम है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मध्य आपस में तनातनी बनी रहती है। एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि हमारी न्यायिक स्वतंत्रता का हनन करते हो आप, अगर हमारी नियुक्तियां आप करोगे। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, सरकार भी कहती है कि आपके बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन हमारे काम की जो बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। जो भी यहाँ से महत्वपूर्ण मुद्दे निकल के आएंगे, जो जितने भी सब टॉपिक निकल के आएंगे, उन सबको हम पढ़ेंगे। पहला सब टॉपिक ये है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन को पढ़ेंगे और इसके बारे में पहले क्या किया जा चुका है। दूसरा है प्राइवेट बिल क्या होता है, प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं, और संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान है। दूसरा यूसीसी के बारे में संविधान में क्या है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या बातें की गई हैं। तो बिल इंट्रोड्यूस में कहा गया है कि चीफ जस्टिस और अदर जजेस हैं, उनकी नियुक्ति के लिए एक नेशनल जुडिशियल कमीशन होना चाहिए और जो इनकी नियुक्ति करेगा। इसके तहत क्या होगा कि जजों की अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश होगी और जुडिशियल में एक स्टैंडर्ड तय होगा। जो अक्सर लोग आलोचकों के द्वारा ये कहा जाता है कि जजों में, न्यायपालिका में भाई भतीजावाद हमको देखने को मिलता है। न्यायपालिका में हमको महिला अभी तक एक भी सीजीआई नहीं है, अभी तक केवल 3 हमको सुप्रीम कोर्ट में जजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हमको देखने को मिलेगी और जो मैकेनिज्म है उसमें लोगों का विश्वास बढ़ेगा और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर कोई जजेस मिसबिहेवियर करता है, इनकैपेसिटी हमको जज के बारे में देखने को मिलती है सरकार को, सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट पर, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को रेगुलेट कर पाएंगे। इसमें प्रावधान किया गया है। इससे पहले 2015 में सरकार ने 99 संविधान संशोधन के तहत ये कहा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एस्टेब्लिश करने की बात की, जो कि इंडिपेंडेंट कमीशन था जिसमें कुछ सरकार के भी लोग थे और सुप्रीम कोर्ट के भी लोग थे, और जो कि जजों की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। मतलब कि चाहे नियुक्ति हो चाहे ट्रांसफर्स का मुद्दा हो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में इस संविधान संशोधन के बाद बात की गई। लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि एक न्यायपालिका की नियुक्ति, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की जो इंडिपेंडेंस है, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आप इसको अगर इसमें नेशनल जुडिशियल कमीशन लेके आएंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया, मतलब इसको असंवैधानिक करार दे दिया। तो अब ये है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आपको पता ही है, केशवानंद भारती बाद में 1973 में इसको लेके आए। और बेसिक स्ट्रक्चर में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारी चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है।
ठीक है, जिसमें जिसमें न्यायपालिका, जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी शामिल है, जिसमें सामाजिक न्याय का सिद्धांत भी शामिल है, जिसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बस जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो भी सब शामिल है। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट इसके अंदर है। इसको अभी कोडिफाई नहीं किया गया है, ना तो संविधान से कोई इसमें बैकिंग देखने को मिलती है, केवल न्यायपालिका ने इसको इस्टेब्लिश किया है। न्यायपालिका के द्वारा इसको समय समय पर, चाहे वो केशव नंदी भारती वाद हो, चाहे बॉम्बे वाद हो, चाहे मिल्सवा वाद हो 1980 में, तो इस समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में इसे कुछ जजमेंटों के माध्यम से कोई एक लिस्ट बना दी है, तो इसके माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट हो गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इशू क्या कह रहते हैं कि अगर न्यायपालिका ही हमारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी तो ट्रांसपेरेंट मैनर में हमको नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमको देखने को मिलेगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमको चीजें देखने को नहीं मिलती। इवन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में भी चीजें हमको देखने को नहीं मिलती। ऑफिशियल मिनट्स भी हमको देखने को नहीं मिलती जब कॉलेजियम की प्रोसीडिंग होती है तब। और इसके माध्यम से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के मध्य हमको टसल देखने को मिलता है, और एग्जीक्यूटिव कहती है कि न्यायपालिका क्या कर रही है, ओवर रीच कर रही है, जिसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अब जजों की नियुक्ति के बारे में आज संविधान के आर्टिकल 124 में कहा गया कि इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। और अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि प्रेसिडेंट नियुक्ति के लिए किसी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, अगर आवश्यक हो तो ही लेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो इसमें 3 जजेस बाद आए, एक प्रथम जजेस बाद आया, सेकंड जजेस बाद आया और थर्ड जजेस बाद आया, जजमेंट आया, जिसमें फर्स्ट जजेस बाद में कहा कि अगर प्रेसिडेंट अगर न्यायपालिका से परामर्श करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, तो उनकी न्यायपालिका की जो राय है प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, और वो प्रेसिडेंट चाहे तो इसको माने और ना माने उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि जजों की नियुक्ति में प्रेसिडेंट को सर्वोपरि माना गया। लेकिन सेकंड जजेस में कहा नहीं कि ऐसा नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। उसमें 3 जजेस व्यक्ति थे, उनकी सलाह के आधार पर एक कॉलेजियम सिस्टम लेके आए। थर्ड जजेस में 5 जजेस लेके आए, उनने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, दूसरे 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। अगर हमको कहीं ट्रांसफर वगैरह करना होगा तो उसके अतिरिक्त हमको 2 जज और देखने को मिलेंगे, एक जहां ट्रांसफर हो रहा होगा, एक जहां से ट्रांसफर हो रहा होगा, तो 2 और हमको इसमें शामिल देखने को मिलेंगे। तो उनने कहा कि आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, और अगर ने एक बार आपने बात नहीं मानी, हम दूसरा उस पर मोहर लगा के भेज देते हैं, तो आपके लिए चीज बाध्यकारी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये चीजें हमको बैकग्राउंड में चीजें देखने को मिली। ठीक है, तो इस हमने पूरा हमने पढ़ लिया। अब दूसरी एक प्राइवेट बिल लेके आए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सिविल कोड क्या है। सिविल कोड का मतलब होता है कि हमारे देश में विभिन्न समुदाय धर्म के लोग रहते हैं, और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, और विभिन्न जो धर्म है, जो माइनॉरिटी समुदाय है, उसके हमें पर्सनल लॉ भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि उन पर्सनल लॉ को हटाकर हम एक कॉमन लॉ बना दें, जिसको इंडियन कोड कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेंगे, और जिसमें सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों के लिए मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है, अडॉप्टेशन और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी का अधिकार क्या हो, बल्कि प्रॉपर्टी का अधिकार भी क्या हो, समान रूप से किसी एक भारतीय यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा सभी जाति धर्म के लोग इसी को माने। ऐसा नीति निर्देशक तत्व में मतलब कि डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार से कहा है कि यही काम करो। ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो ये हमने समझा। अब इसके पॉजिटिव हमको क्या देखने को मिलेंगे। अगर हम एक ही लॉ लेके आएंगे, वन लॉ वन इंडिया की बात होगी, विभिन्न समुदायों की बात होगी, तो हमारा इंटीग्रेशन, इंडिया में इंटीग्रेशन काफी अच्छे लेवल पे हमको देखने को मिलेगा। विभिन्न कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, ट्राइब हो, वन नेशनल सिविल कोड के माध्यम से वो रेगुलेट होंगे, उनकी सारी चीजें, तो हमको इसमें इंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगा। दूसरा,
अगर पर्सनल लॉ अलग अलग है, एक ही लॉ नहीं है, तो विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इसमें हमको क्या करती हैं, वोट बैंक के लिए क्या करती हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाती हैं और विभिन्न जो समुदायों के लोग हैं उनके डिवाइड करने का काम करती हैं। तो इससे क्या होगा, अगर एक ही लोग होगा तो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, विभाजन की जो पॉलिटिक्स है, वो क्या होगी, खत्म होगी। और कई जो पर्सनल लॉ हैं, विभिन्न जो समुदायों के लॉ हैं, उनमें कई लूपहोल हमको देखने को मिलते हैं। अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम हमको देखने को मिलता है और इनमें कई थाउजेंड ऑफ ईयर से काफी पुरानी वैल्यू हमको देखने को मिलती हैं, जबकि हम अभी 2022 में जी रहे हैं, तो हमें इस वैल्यू को चेंज करने की आवश्यकता है, इन वैल्यू को प्रोग्रेसिव बनाने की आवश्यकता है। दूसरा हम लेके आएंगे कि साइन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन देखने को मिलेगा। सोसाइटी मूव फॉरवर्ड टू टेक इंडिया, मतलब कि मॉडर्न की ओर डेवलप होगी और अधिकांश जो इस्लामिक कंट्री है वहां पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको देखने को मिलता है। अभी हमारे भारत देश में गोवा में केवल हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। और अक्सर ये देखने को मिलता है जो पर्सनल लॉ है वहां पे महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते, तो इससे क्या होगा, महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, उनको प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा, उनके से समानता का अधिकार क्या होगा, एस्टेब्लिश हमको देखने को मिलेगा। और इंडियन ट्रीटेड सेम, मतलब कि सभी इंडियन को एक ही मतलब कि लॉ से अगर ट्रीटेड किया जाएगा तो सेम लेवल को एस्टेब्लिश हम कर पाएंगे, चाहे वो मैरिज हो, चाहे उत्तराधिकार का मामला हो, फैमिली का मामला हो, लैंड का मामला हो, इक्वल सभी के लिए लॉ क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो सभी समानता का भाव क्या होगा, सुदृढ़ होगा और हमें भारतीय की इंटीग्रिटी भी क्या होगी, सुदृढ़ हमको देखने को मिलेगी। और इसके माध्यम से जो सेक्युलरिज्म है, रियल सेक्युलरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ पीपल स्टैब्लिश होगा, एवरी पर्सन ट्रीटेड एज सेम हमको देखने को मिलेगा, मतलब कि धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर किसी को विभाजन हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक है। और कई पर्सनल लॉ ऐसे हैं, कई मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, कई मतलब कि लॉ में विभिन्न ऐसी जो प्रथाएं हैं जो मानव महिलाओं के बारे में उनमें नेगेटिव बातें देखने को मिलती हैं, तो ये भी हमको देखने को मिलेगी। आर्टिकल 25 और 26 से कहता है संविधान का, रिलीजन क्या देता है, फ्रीडम देता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके अपोज में नहीं है। इस बात को देखेंगे, हमको कोडिफिकेशन करने की आवश्यकता है, यूनिफिकेशन करने की आवश्यकता है पर्सनल लॉ को, और ताकि इनकी जो कोहेरेंट सिस्टम लॉ का है वो डेवलप हो सके। इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो अगर कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हमको देखने को मिलते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा देश विविधता का समाज है, विविधता में एकता की बात करते हैं, तो हम एक लॉ एक देश की बात क्यों करें, क्योंकि विभिन्न समुदायों के अपने नियम हैं। आर्टिकल 25 भी ये कहता है कि रिलीजन की स्वतंत्रता है, तो हमको एक लोग से उनको क्यों बांधे। तो ये सारी चीजें होती हैं वहां पे। तो एक्चुअली हमको इसमें देखने को मिलता है ऑल जो कम्युनिटी हैं, सेंटिमेंट उनके जुड़े हुए हैं, धर्म से, परंपराओं से जुड़े हुए हैं, तो उसके सेंटिमेंट क्या होते हैं, हर्ड होते हैं। और विविधता में एकता का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो हमको कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप से प्रभावित देखने को मिल सकता है। ये चैलेंज हमको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, समाज में मिस इन्फॉर्मेशन यूसीसी के बारे में फैलाई जाती है और ये कहा जाता है कि यूसीसी के द्वारा जो माइनॉरिटी लोग हैं उनके ऊपर जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो उनके ऊपर अपना प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। उसके अनुसार भी चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं, बल्कि मेजॉरिटी व्यू माइनॉरिटी पे देखने को मिल सकता है। तीसरी, कई ऐसी पॉलिटिकल बिल हमको देखने को मिलती, वोट की राजनीति के कारण हमको बिल देखने को नहीं मिलती कि सेंसिटिविटी ऑफ इश्यू की क्या है, इसमें हमको कोई सकारात्मक चर्चा देखने को नहीं मिलती, पॉलिटिकल डिबेट हमको देखने को नहीं मिलती। तो ये भी एक चैलेंज हमको देखने को मिल सकता है वुमेन लाइक, और इस सारी चीजों को हमको देखना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, डिफरेंट रिलीजन, कम्युनिटी, डिफरेंट पर्सनल लॉ है, और इसके हमको ये क्या होता है, इसका राजनीतिकरण देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती है। सजेशंस क्या है कि हमको इस सारी चीजों को प्रोग्रेसिव मैनर में ब्रॉड माइंड लेवल पर लेके चलना चाहिए और सभी कम्युनिटी है उनके साथ एक संबंध स्थापित करना चाहिए। एजुकेशन, अवेयरनेस, संवेदनशीलता प्रोग्राम के बारे में चलाना चाहिए, तो ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हों। ठीक है।
और ये सारी जो नेगेटिव बातें हैं वो दूर हों और हम अपने देश के बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर सके। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाते हैं तो हम एक नेशनल कोड तो ला ही सकते हैं जिसमें कॉमन इंटरेस्ट हो सभी के। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं प्राइवेट बिल क्या है। प्राइवेट बिल पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे मेंबर जो सरकार में, ऐसे मेंबर जो मंत्री नहीं है उनको प्राइवेट मेंबर बोल देते हैं, चाहे वो सरकार वाला व्यक्ति हो चाहे वो विपक्ष वाला व्यक्ति हो, ठीक है। प्राइवेट बिल को प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। और इसकी ड्राफ्टिंग करने की जिम्मेदारी रिस्पेक्टिव मेंबर की होती है और इसको लाने के लिए 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ओनली इसको फ्राइडे के दिन इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी तक भारत में 14 सच बिल, ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं, ऐसा प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। अब 2 बिल हमको देखने को मिलते हैं। प्राइवेट व्यक्ति लेके आएगा तो उसको प्राइवेट बिल कहेंगे, और अगर कोई मंत्री लेके आएगा तो उसको पब्लिक बिल या फिर गवर्नमेंट बिल भी बोल देते हैं कभी कभी। तो इस बिल को मिनिस्टर के द्वारा लेके आएंगे, इस बिल को अदर देन मिनिस्टर के द्वारा लेके आएंगे, चाहे वो सरकार का व्यक्ति हो या फिर विपक्ष का व्यक्ति हो। इसमें गवर्नमेंट का व्यू हमको देखने को मिलता है रूलिंग पार्टी का, इसमें अपोजिशन पार्टी का व्यू भी देखने को मिल सकता है पब्लिक मैटर पे। इसमें क्योंकि सरकार लेके आ रही है, मेजॉरिटी में है, तो उसको अप्रूवल मिलने का चांस अधिक रहता है, इसका चांस कम रहता है। और कॉन्फिडेंट, अगर सरकार इसको लेके आई और ये पास नहीं हुआ, कॉन्फिडेंट मोशन आ गया, तो सरकार इसमें रिजाइन दे सकती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको लाने के लिए 7 डे का नोटिस होना चाहिए, इसको लाने के लिए 1 मंथ का नोटिस हमको देखने को मिल सकता है। इसको संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो तैयार करता है, इसमें संबंधित जो व्यक्ति है वो तैयार करता है। तो इसको हमने सारा बेसिक पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, एक बिल और इंट्रोड्यूस किया गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब में कुछ लिस्ट को, कुछ जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको इंक्लूड करने की बात की गई है। और इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 को हम अमेंड करने की बात करेंगे। कुछ तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुछ ट्राइब है उनको इंक्लूड करने की बात की गई है। तमिलनाडु की जो ट्राइब है नारी कोरावन और कुरी विकरन हिल्स ट्राइब है, इनको ऐड करने की बात की गई है। कर्नाटक की ट्राइब है बेट्टा कुरोवा और इनका एक सिनोनिम है जिसको कोडू कुरोवा भी बोलते हैं, ये भी कर्नाटक की ट्राइब है। दूसरा छत्तीसगढ़ की ट्राइब है देवनागरी स्क्रिप्ट है जिसको भारिया भूमिया भी बोलते हैं, तो इसको इंक्लूड करने की बात की गई है। और हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है हैती कम्युनिटी, तो इसको भी इंक्लूड करने की बात की गई है। अब इसको प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन आएगा, रिकमेंडेशन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को जाएगा और ये रजिस्ट्रार को सेंड करेंगे, फिर उसके बाद जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल को हमको देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, और ये लिस्ट कहाँ जाएगी, फाइनल डिसीजन के लिए कैबिनेट के पास चले जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप याद रखेंगे। दूसरा, पेटीएम ने कहा है कि हम अपने कुछ शेयर को बायबैक करेंगे। बायबैक का मतलब ये रहता है कि कंपनी अपने शेयर को, जितने भी शेयर होल्डर हैं वहां से अपने शेयर कुछ बायबैक, अपने वापस शेयर ले सकती है और उन शेयर के बदले जो पैसा उनका बनेगा वो उनको वापस मिलेगा। इसकी लिमिट 25% के आसपास रहती है, या फिर एग्रीगेट जो पेड अप जो कैपिटल है उसका 25% वो ले सकते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कैश को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मतलब कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ गया, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो इसको एक्स्ट्रा कैश मिलता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अंडर वैल्यू जो स्टॉक है, जो शेयर है उसकी वैल्यू को अंडर वैल्यू है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल रेशियो को बूस्ट करने के लिए, और कई हमको डायल्यूशन भी देखने को मिल सकता है, तो डायल्यूशन को दूर करने के लिए या कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, हॉस्टाइल टेक ओवर, कहीं कोई व्यक्ति उस कंपनी के शेयर को ज्यादा से ज्यादा हॉस्टाइल रूप से टेक ओवर ना कर ले, तो इसको भी दूर करने के लिए चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और पर्पज
हमने आपको बता ही दिया, तो ये यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा 17 एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अभी कंक्लूड हुई। इसमें बात की गई सिंगापुर में, और नेशनल एक्शन के बारे में बात की गई कि बेजिस और वर्कर की बात की गई, इन्फ्लेशन की बात की गई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई एशिया में, पैसिफिक में, अरब स्टेट में। और कहा गया कि आप क्या करो, जॉब रिच ग्रोथ को बढ़ाओ और इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेटिव के बारे में बात करो। ये सारी चीजें उसके बारे में बात की गई। दूसरा, इनने अडॉप्ट किया सिंगापुर डिक्लेरेशन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है सिंगापुर डिक्लेरेशन किससे संबंधित, तो आप बताओगे आईएलओ से। आईएलओ का मतलब है कि वर्कर से संबंधित है। आईएलओ को 1919 में एस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर हमको जिनेवा में देखने को मिलता है। हेड इसका डायरेक्टर जनरल देखने को मिलता है। टर्म इनका 5 साल को हमको देखने को मिलता है। और इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनजीए इकोसॉक। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमको कौन कौन देखने को मिल सकती हैं, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, अरेबिक। मेंबर 187 देखने को मिलते हैं, मतलब कि 186 नेशन है। उसके बाद कुक्स आइलैंड हमको देखने को मिलता है, और ये यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशल एजेंसी भी है। ठीक है। इसको 1919 में ट्रीटी ऑफ बर्सिलिया के रूप में भी देख सकते हैं। इसको पेरिस प्लेस में स्टेब्लिश किया गया। ठीक है। इसमें ट्राई पार्टी बॉडी भी बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट रहती है, एम्प्लॉयर रहते हैं और लेबर शामिल रहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसको शामिल किया गया। इसके फर्स्ट डीजी हमको अल्बर्ट थॉमस देखने को मिलते हैं। ये केवल एक ऐसी बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, जो इवन वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद भी स्टेब्लिश हमको देखने को मिल सकती है। और जो लेबर है उनके बारे में, उनके राइट के बारे में क्या करते हैं ये लोग, बात करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। अच्छा, इसके कुछ 6-8 कन्वेंशन भी हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। 8 में से 6 को भारत ने साइन किया है और 2 को साइन नहीं किया है। इसको हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, पिछले से पिछले में। तो आप बताएंगे कौन से 2 हैं जिनको भारत ने साइन नहीं किया है। इस पर प्रश्न यूपीएससी ने पूछा भी जा चुका है। अब एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी सिस्टम चालू हो गया है, कहां पे, मेघालय में। इस बात को ध्यान रखेंगे, पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये डिलीवरी करेंगे ड्रग्स का, डायग्नोस्टिक सैंपल का, वैक्सीन का, डिफरेंट रीजन में डिलीवरी करने का प्रयास करेंगे। ड्रोन नैनो होते हैं, माइक्रो होते हैं, और इसके अलावा अदर लेवल पे भी हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। ग्रीन जोन में आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। येलो जोन में आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है 400 फीट तक, और रेड जोन में आपको परमिशन नहीं मिलेगी। आप लेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगी। जैसे एयर स्पेस है, यूएवी है, तो इस चीज में आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ब्रॉड लेवल पे याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है। ड्रोन कॉरिडोर बनाने की बात की है, ड्रोन प्रमोशन काउंसलिंग बनाने की बात की है। तो अभी ये बना नहीं है, बनाएगा तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, मेंस के लिए है। एप्लीकेशंस के एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, क्रॉप की हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए, सॉइल की हेल्थ के लिए, इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए इसका उपयोग हो सकता है। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में हो सकता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, मैनेजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के लिए, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। अर्बन डेवलपमेंट में सिटी सर्वे के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए, प्रोजेक्ट क्वालिटी असेसमेंट के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। हेल्थ केयर में एपिडेमिक कंट्रोल के लिए, क्लीनिंगनेस के लिए, हाइजीन हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट में रोड सर्विस कंडीशन, इंप्रूव ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक फीडबैक के लिए, और होमलैंड सिक्योरिटी में रियल टाइम सर्वेलेंस, सिक्योरिटी प्लानिंग, ड्रग नारकोटिक्स डिटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रियल टाइम सर्वेलेंस, सर्च रेस्क्यू, डिलीवरी एसेंशियल गुड्स, और माइनिंग में माइनिंग शूटिंग और मैनेजिंग इंक्रोचमेंट और कॉन्टेक्ट मॉनिटरिंग में भी इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन चर्चा में है। सेबी ने क्या किया है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पे बार लगाया है, और अगर आप नॉन कंप्लायंट फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो आप इस पे कैपिटल रेज नहीं कर पाएंगे, मतलब इसमें कैपिटल रेज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिग्नेटरी होना चाहिए मतलब कि IOSCO का, मल्टीलेटरल
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, या आपका एमओयू विद सेबी के साथ हो, तभी आप इस प्रकार की चीजें कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसको क्या है, आईएसओ क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडी है, वर्ल्ड की जितनी भी सिक्योरिटी रेगुलेटर हैं उनको एक साथ लेके आती हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करते हैं। इसको G20 और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, 1983 में इसको स्टेब्लिश किया गया और 95 हमको वर्ल्ड के जितने भी सिक्योरिटी मार्केट हैं इसमें ये काम करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक न्यूज और थी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इसको का क्या है, एक एसोसिएट मेंबर भी बन गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। सेबी भी इसका मेंबर हमको देखने को मिलता है, गवर्निंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। ठीक है, बस इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। दूसरा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ लेते हैं। एक पूल्ड है, इसमें इंडियन भी आ सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में कैटेगरी 1 का रहता है, स्टार्टअप, एसएमईज प्रोजेक्ट, सोशली इकोनॉमिक वायबल प्रोजेक्ट रहते हैं, जिससे वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंजल फंड। एंजल फंड मतलब कोई एंजल व्यक्ति आएगा, आपको पैसे देके चला जाएगा, ज़्यादातर ये स्टार्टअप में उपयोग होता है। सोशल वेंचर फंड। इसके अलावा कैटेगरी 2 में आपको इक्विटी डेप्ट मिलेगा, प्राइवेट इक्विटी फंड, डेप्ट फंड, फंड ऑफ फंड आपको देखने को मिलेगा। और कैटेगरी 3 में आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न फंड मिलेंगे, जैसे हेज फंड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा, हिमालय की कुछ प्लांट स्पीसीज हैं तो उसको IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, जैसे आप मीजोट्रोपिस प्लेटा, जिसको जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मीजोट्रॉपिक प्लेटास है, इसको क्रिटिकली इंडेंजर शामिल किया गया। उत्तराखंड में हमको देखने को मिलती है। इससे हम ऑयल निकालते हैं लीफ से और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। सिंथेसिस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका काफी उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखेंगे, क्या है, प्लांट है। दूसरा, फ्रिटिलोरिया और श्रीहोसा वनरेबल कैटेगरी में है, डिसऑर्डर निमोनिया में इसका यूज हो सकता है। और तीसरा है डिक्टिलोरिजा हेटागिरिया, इंडेंजर कैटेगरी में है, सिद्ध यूनानी, अदर अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन के हैं, तो फीवर कफ में भी इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो दोनों क्या है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो नाम आपको केवल क्या करना है, नाम याद रखना है। आपसे इससे ही पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में थे क्या है, तो आप बता देंगे प्लांट है। तीसरा, यूनेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर फ्रांस में देखने को मिलता है। एजुकेशन, साइंस, कल्चरल पीस के रूप में काम करते हैं। इंडिया इसका मेंबर हमको देखने को मिलता है। दूसरा, स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी चर्चा में है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने डायरेक्शन दिलवाई है, एनजीटी के द्वारा कहा है कि स्टेट में इस प्रकार की अथॉरिटी को स्टेब्लिश करना चाहिए और जितने भी प्रोजेक्ट हैं ताकि इनकी स्क्रीनिंग की जा सके, कहीं पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को कहीं निगेटिव रूप से इम्पैक्ट तो नहीं डालेंगे, तो इस प्रकार की चीजें आप स्टेब्लिश कर पाएंगे। दूसरा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक हमारे यहाँ बॉडी रहती है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसको पहले स्क्रीनिंग करते हैं। और प्रोजेक्ट 3 प्रकार की चीजें, कैटेगरी A, कैटेगरी B और इसमें कोई कैटेगरी C में रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली के रूप में प्रोजेक्ट रहते हैं, इसलिए किसी स्क्रीनिंग करने की इनकी आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, इसमें आप रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उसके बाद आपको पब्लिक मीटिंग होती है, मतलब कि कंपलसरी है पब्लिक मीटिंग, ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, पब्लिक कंपलसरी है, फाइनलाइज होगा, डिसीजन मेकिंग होगी और उसके बाद हो सकता है कि आपको अप्रूवल ना मिले या हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा, 3 पोर्टल चर्चा में है, प्रवेश, ई ग्रीन और वानाग्री जियो पोर्टल। तो ई ग्रीन वाच पोर्टल क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ऑटोमेशन, स्ट्रीमलाइन, इफेक्टिव मैनेजमेंट के रूप में काम करेगा कि आपने कितना प्लांटेशन किया है, जो कैंपा फंड के तहत स्टेब्लिश किया गया है। कैंपा फंड क्या है कि अगर कोई इंडस्ट्री कहीं पे अपना प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करती है तो वहां पे कितने उस कंपनी के द्वारा, उस प्रोजेक्ट के द्वारा कितने प्रकार के प्लांट को
बर्बाद किया गया तो उस प्लांट की कॉस्ट इसमें दी जाती है और इस फंड के द्वारा बाद में कहीं और प्लांटेशन किया जाता है। वन अग्नि जियो पोर्टल क्या है? फॉरेस्ट फायर के रूप में आपको जानकारी देगा। प्रवेश पोर्टल क्या है? कि सिंगल विंडो हब है, आपको किसी प्रकार की इन्वायरमेंट जो आपको क्लियरेंस चाहिए आपको इस पोर्टल पर जाके अपना काम करवा सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम चर्चा में है। वेंडर आत्मनिर्भर भारत निधि स्कीम है, इसको पीएम स्वनिधि स्कीम बोलते हैं। इसके तहत आपको 10,000 तक का आपको लोन मिल जाएगा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के द्वारा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएम स्वनिधि। आपको लोन मिलेगा वेंडर, जैसे आप देख रहे हैं कोई सब्जी वाला है, कोई फल वाला है, तो इस प्रकार के लोग को आपको 10,000 तक का लोन मिल जाएगा और आपको कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं तो आपको अतिरिक्त लोन और मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, नई रोशनी स्कीम चर्चा में है। तो नई रोशनी स्कीम क्या है? अल्पसंख्यक महिलाओं को लीडरशिप डेवलप करने के लिए, नेतृत्व देने के लिए इस स्कीम को लाया गया और इस स्कीम को कौन करता है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, माइनॉरिटी लेवल का जो मिनिस्ट्री है वो इसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है, ठीक है। चलो, इसमें 18 ईयर से लेकर 65 ईयर तक लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लीडरशिप का विकास हो सके। दूसरा, सफर चर्चा में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने सफर क्या है? एक इंडिकेटर है, 1 से 3 डे में आपको फोरकास्ट करेगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे और इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप साथ में किया है। ऑपरेशन कौन करता है? आईएमडी। इसके तहत आपको जानकारी मिलेगी ऑल पॉल्यूटेंट, जिसमें PM10, 1, 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलाटाइल्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट, और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जितने इंडेक्स हैं, जितने पॉल्यूटेंट हैं, वो सबकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन है ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो, घर इसकी मतलब कि इनिशिएटिव चर्चा में है। गो होम एंड रीयूनाइट, इसको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट ने डेवलप किया है। घर का फुल फॉर्म में गो होम रीयूनाइट, पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन रिपेट्रिएशन ऑफ चाइल्ड, डिजिटल रूप से मॉनिटर किया जाएगा और बच्चों की जितनी प्रकार की नीड है उसको मॉनिटर करने का प्रयास किया जाएगा। NPCR क्या है? स्टेचुरी बॉडी है, 2007 में स्टेब्लिश किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत काम करती है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट चर्चा में है क्योंकि WHO द्वारा एक ग्लास स्ट्रेटजी है जो एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है, रिलीज की। अब प्रश्न ये आया था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों होता है, यूपीएससी पूछ चुकी है। तो ओवर आपने डॉक्टर ने अगर दवाई लिखी, आपने एक साथ बहुत सारी दवाई खा ली तो आपको एंटीबायोटिक, आपको AR हो जाएगा, ठीक है। जो पेशेंट रहता है वो एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार नहीं लेता। आप मेडिकल के पास गए, आपने बोला कि डॉक्टर साहब दवाई, मेडिकल साहब वाले दवाई दे दो, आपने उन्हें दे दी, आपने खा ली। नहीं जाते डॉक्टर के पास बहुत से लोग। और कई हमारी जो लाइव स्टॉक है, जो हमारे पशुधन है, उनमें बहुत सारे एंटीबायोटिक यूज होते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्शन लेवल बढ़ाए सके, ये भी कारण है। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल, पुअर हाइजीन, लैक ऑफ रैपिड लेबोरेटरी टेस्ट, ये सारी चीजें इसके माध्यम से हमको देखने को मिल सकता है। इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? चेन्नई डिक्लेरेशन लेके आए, प्रमोट एंटीबायोटिक लिए, रेड लाइन कैंपेन चलाई, नेशनल एक्शन प्लान लेके आए, ठीक है। और इसके कई कंसिक्वेंस हमको देखने को मिलते हैं। ग्रेड लेवल पर हमको डेथ देखने को मिलती है, रूटीन ट्रीटमेंट बिकम रिस्की हो जाता है, इकोनॉमिक लॉसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कोई भी दवाई मेडिकल से नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाए, वो लिखेगा, उसके बाद आपको सीमित मात्रा में जो डॉक्टर ने कहा है उतना ही आपको लेना चाहिए। कैक्टस प्लांटेशन चर्चा में है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है। जीरोफाइटिक प्लांट है, मतलब कि मरुस्थल में देखने को मिलते हैं, डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखने को मिल सकते हैं। इकोनॉमिक एडवांटेज क्या है? जो डिग्रेड लैंड है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, बायोफ्यूल बना सकते हैं, फूडर्स और बायो फर्टिलाइजर, इनका प्रोडक्शन इनके माध्यम से कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेशन इसके माध्यम से हो सकती है, ठीक है। 30% इंडिया लैंड में इस प्रकार की चीजें, क्योंकि इंडिया का क्या है, लैंड डिग्रेड हो गया है, तो इसके माध्यम से हम इसको पुनः जीवित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना एम है कि हम उसको जो लैंड खराब हो गया है उसको हम दोबारा से रिस्टोर कर सकें। जैसे आप देख पा रहे हैं
इनकी वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी मतलब कि गूदेदार मुलायम लेयर होती है। फ्लैशी लीव टू हेल्प स्टोर वाटर, इनको स्टोर वाटर करने में मदद करती है। इनकी रूट्स काफी लो लेवल पे काफी लंबे देखने को मिलते हैं ताकि जो ग्राउंड वाटर है वहां तक पहुंच सके। दूसरा, इनके पैकल्स होते हैं, पैकल्स मतलब कांटे होते हैं, स्पाइक्स होते हैं ताकि कोई थ्रस्टी कोई एनिमल है उससे बचाव कर सकें। और हॉरिजेंटली इनके रूट्स होते हैं सॉइल टू कलेक्ट सरफेस वाटर को काफी वाइड लेवल पे हमको देखने को मिल सकती है, और कोई लीव्स इसमें हमको देखने को नहीं मिलती। तो यही प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था फीचर्स के बारे में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। तो आज के डिस्कशन में आई था, आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और 1000 फैमिली के लिए आपको पुनः पुनः बधाई। थैंक यू।